नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जीने का नया उद्देश्य। अक्टूबर महीना खत्म होने को था। दिल्ली का मौसम आजकल बहुत सुहाना था। तो सुहासिनी ने सोचा थोड़ी देर पार्क में घूमकर आया जाए। अपने बंगले से निकलकर वो पासी कॉलोनी में बने पार्क में पहुंच गई। यहाँ आकर उसे अक्सर ही बहुत अच्छा लगता था। खूब सारी हरियाली के बीच एक तरफ खेलते बच्चे, कुछ सहेलियां हंसती खिलखिलाती, कुछ जोड़े साथ में चहलकदमी करते हुए, कुछ किशोर दौड़ लगाते हुए और कुछ रिटायर्ड साथी आपस में गप्पे लड़ाते हुए। सभी एक साथ दिख जाते थे। उन्हें देखते देखते सुहासिनी का समय कहाँ जाता उसे पता ही नहीं चलता था। इन्हीं वरिष्ठ नागरिकों में सुहासिनी के कई जानकार थे, जिनमें से कुछ उसके अच्छे दोस्त भी थे। यूं तो सुहासिनी सामाजिक रूप से काफी सक्रिय थी, लेकिन दोस्त बहुत सोच समझकर बनाती थी। पार्क में दो चक्कर लगाते लगाते सबसे नमस्ते हो गई थी। अब सुहासिनी आकर एक बेंच पर बैठ गई और अपने आसपास के नजारे देखने लगी। पिछले 10 सालों से उसकी यही आदत थी। जब भी वो शाम को खाली होती, पार्क में आकर बैठ जाती थी। इतनी बड़ी कोठी खाली उसे काट खाने को दौड़ती थी। फिर आज तो उसका 67वां जन्मदिन था। आज तो अकेलापन उसे खाए जा रहा था। पार्क में घूमते हसीन जोड़ों को देखकर वो भी पुरानी यादों में खो गई। वो सिर्फ 19 साल की थी जब रंजन से पहली बार कॉलेज में मिली थी। वो उससे 2 साल आगे था और अपने दोस्तों के साथ उसकी रैगिंग कर रहा था। न जाने उसकी आंखों में क्या कशिश थी कि सुहासिनी का दिल उनमें डूबे जा रहा था। वो मंत्र मुग्ध सी एकटक उसे देखे जा रही थी। वैसे वो खुद भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। काले लंबे बाल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, जैसे लिपस्टिक लगाई हो और बात करने में इतनी सौम्यता की मानो मुंह से फूल झड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि रंजन उसकी खूबसूरती से अछूता रह गया था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। शायद अपने दोस्तों के बीच उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस रात सुहासिनी को ठीक से नींद नहीं आई। वो रह रहकर रंजन के ख्यालों में खोई जा रही थी। उधर ऐसा ही कुछ हाल रंजन का भी था। वो भी बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था, जिससे दोबारा जाकर सुहासिनी से मिल सके, उसे जान सके, दोस्ती कर सके। ऐसा लग रहा था दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। अगले दिन दोनों कॉलेज पहुंचे और मौका मिलते ही रंजन सुहासिनी की क्लास में पहुंच गया और उससे बोला, मुझसे दोस्ती करोगी? सुहासिनी की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। बस फिर क्या था, दोनों की दोस्ती खूब जमी और प्यार में बदल गई। दोनों का प्यार अभी परवान चढ़ ही रहा था कि रंजन के फाइनल ईयर के एग्जाम आ गए। दोनों बहुत दुखी थे कि अब रोज यूं मिलना नहीं होगा। कॉलेज खत्म होने के बाद रंजन ने अपने पिता का ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय देखना शुरू कर दिया। उनका काम अच्छा चलता था और रंजन की नई सोच की वजह से और बढ़ रहा था। पहले जो व्यवसाय सिर्फ एक राज्य तक सीमित था, उसने उसे पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया था। रंजन काम में व्यस्त तो हो गया, पर सुहासिनी से अब भी उतना ही प्यार करता था। बस अब दोनों हफ्ते में एक ही दिन मिल पाते थे। सुहासिनी एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने कभी रंजन से कोई शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि रंजन जो भी कर रहा था वो उन दोनों के लिए ही था। वैसे भी अभी उसके भी कॉलेज के 2 साल और थे, सो वो खुद भी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। रंजन के माता पिता सुहासिनी और रंजन के बारे में जानते थे और उन्हें दोनों के रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। जब सुहासिनी की पढ़ाई पूरी होने लगी तो उसके घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। उस समय रंजन के घर से रिश्ता आया तो उसके माता पिता मना नहीं कर सके। उन्हें तो इतने बड़े घर में रिश्ता होने की उम्मीद ही नहीं थी। बस अब क्या था, सुहासिनी और रंजन दोनों सातवें आसमान पर थे। अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो गई। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। कुछ साल बाद सुहासिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, आकांक्षा। फिर कुछ 4 साल बाद एक बेटा हुआ, विश्वास। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। रंजन अपने काम में काफी व्यस्त रहता था और सुहासिनी बच्चों में। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि विश्वास जब बड़ा होगा तो रंजन अपना सारा व्यवसाय उसे सौंप देगा।
और उसका समय सिर्फ सुहासिनी का होगा। लेकिन हमेशा सब वैसा कहाँ होता है जैसा हम चाहते हैं। विश्वास बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता के काम में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने पढ़ाई पूरी करके दुबई में नौकरी की और वहीं बस गया। वहीं एक लड़की पसंद की तो रंजन और सुहासिनी ने दोनों की शादी करवा दी। अब उसके 2 बच्चे हैं। उसकी शादी से कुछ समय पहले आकांक्षा के लिए दिल्ली में ही एक लड़का ढूंढकर उसकी भी शादी कर दी थी। उसके एक बेटी है। अब रंजन और सुहासिनी इतने बड़े मकान में अकेले रह गए। रंजन को लगने लगा था कि उसके व्यवसाय का कोई वारिस तो है नहीं और उन दोनों के लायक उसने बहुत कमा लिया है। इसलिए उसने अपना काम अब समेटना शुरू कर दिया था। वो चाहता था अब ज्यादा से ज्यादा समय सुहासिनी के साथ बिताए, मगर एक बार फिर किस्मत उसे धोखा दे गई। उस दिन वो घर से निकला ये कहकर कि आकर लंच सुहासिनी के साथ करेगा, लेकिन लौटा नहीं। उसकी कार एक ट्रक से जा टकराई और रंजन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सुहासिनी की तो जैसे दुनिया ही उलट पुलट हो गई। उसकी आयु उस समय कोई 57 वर्ष रही होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे जिएगी। अभी तो कुछ पल चैन से साथ रहने के आए थे, सो नियति ने ऐसा आघात किया कि संभलना भी मुश्किल था। विश्वास कुछ दिनों की छुट्टी लेकर पत्नी और बच्चों के साथ पिता का अंतिम संस्कार करने आया। उसने माँ से कहा भी कि वो उनके साथ दुबई चले, लेकिन सुहासिनी ने मना कर दिया। वो रंजन की यादों के साथ उसी घर में रहना चाहती थी। विश्वास ने कुछ दिन रुककर रंजन के बैंक खाते और जीवन बीमा का सारा पैसा सुहासिनी के खाते में डलवा दिया। और तो और उसने रंजन का व्यवसाय भी बंद करने की बजाय बेच दिया। अच्छा चलता हुआ काम था, सो अच्छे पैसे भी मिले। उन पैसों को भी उसने सुहासिनी के नाम में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया, जिससे उसे हर महीने ब्याज मिलता रहे और उसे कभी पैसों की कमी ना हो। यूं भी रंजन इतना छोड़ गया था कि पूरी उम्र सुहासिनी को कोई कमी नहीं होने वाली थी। कुछ दिन उसके साथ रहकर विश्वास अपने परिवार के साथ वापस लौट गया। अब सुहासिनी इतने बड़े घर में अकेली रह गई थी। बंगला, गाड़ी, पैसा सब था उसके पास, लेकिन समय कैसे काटे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी विश्वास को गए 2 दिन ही हुए थे कि आकांक्षा अपनी बेटी के साथ उसके पास रहने आ गई। दोनों भाई बहन ने शायद आपस में ये बात कर ली थी कि एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। अभी आकांक्षा आई ही थी कि सुहासिनी की बाई अपनी बेटी को लेकर उससे मदद मांगने आ गई। उसने सुहासिनी को उसके जख्म दिखाए और कहा, मैडम देखो, इसके पति ने इसे दारू पीकर कितना मारा है, क्योंकि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। सुहासिनी ने उसे समझाया कि जाकर महिला थाने में उसकी शिकायत दर्ज करवाए। उसने कहा, मैं एसएसपी साहब से कह दूंगी, तेरी शिकायत पर कार्रवाई हो जाएगी। वो हजारों दुआएं सुहासिनी को देती हुई चली गई। अब सुहासिनी जाकर आकांक्षा के पास बैठ गई। दोनों माँ बेटी अपने दिल की बातें कर रही थी कि सुहासिनी ने कहा, बेटा तेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, लेकिन मुझे उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। मैं यूं खाली इस घर में नहीं रह सकती। क्या करूं, समझ नहीं पा रही हूँ। तुम दोनों भाई बहन की भी अपनी गृहस्थी है, कब तक मुझसे बंधे रहोगे। आकांक्षा ने बचपन से ही माँ को गरीबों की मदद करते देखा था, कभी पैसों से, कभी उनके बच्चों को पढ़ा के। वो जानती थी कि उसे समाज सेवा करना पसंद है। सो उसने सुहासिनी को सुझाव दिया, माँ तुम अपना एक एनजीओ रजिस्टर करवा लो और लोगों की खूब मदद करो, जैसे तुमने अभी की। इससे तुम्हारा समय भी कट जाएगा, लोगों की मदद भी होगी और शहर में तुम्हारी जान पहचान भी बढ़ेगी। सुहासिनी को सुझाव पसंद आया। उसने आकांक्षा की सहायता से बेटियां नाम से अपना एनजीओ रजिस्टर करवा लिया। अब धीरे धीरे उसने उसमें कई कार्यक्रम चलाए, जैसे विधवा औरतों को सिलाई सीखना। अपने घर के एक कमरे में उसने पापड़ और अचार बनवाकर बाजार में बिकवाने शुरू करवा दिए। उससे जो पैसा आता वो उन्हीं औरतों को बांट देती। इससे वो स्वावलंबी बनने लगी। ऐसे ही लड़कियों का स्कूल में एडमिशन करवाना, उनकी स्कूल की फीस से लेकर पढ़ाई का सारा खर्चा करना, क्योंकि वो मानती थी
कि अगर एक लड़की पढ़ जाए तो समझो एक पूरा घर पढ़ गया। धीरे धीरे सुहासिनी के एनजीओ को प्रसिद्धि मिलने लगी थी। शहर में भी उसका नाम होने लगा था। लोग उसे पहचानने लगे थे और उसे आदर भाव से देखते थे। जगह जगह उसे सम्मानित करने के लिए, भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा। आज वह महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण थी। उसने ये कहावत सच कर दिखाई थी कि एक औरत कुछ भी कर सकती है, वो कभी अबला नहीं होती। अब उसे कुछ और सोचने की फुर्सत कम ही मिलती थी। बच्चे अपनी जिंदगी में खुश भी थे और व्यस्त भी। शुरू शुरू में 2-3 बार विश्वास के बहुत बुलाने पर वो दुबई गई, लेकिन उसका मन तो बस समाज सेवा में रम गया था। अब साल में एक बार वहाँ हो आती थी। एक बार विश्वास भी पत्नी और बच्चों को लेकर आ जाता था। जब से रंजन गया था, वो माँ से सुबह शाम जरूर बात करता था, उसके हाल चाल पूछने को। आकांक्षा क्योंकि दिल्ली में ही रहती थी, सो वो कभी भी बेटी और पति के साथ आ जाती थी। लेकिन आज सुबह से विश्वास ने एक फोन भी नहीं किया। लगता है व्यस्तता में माँ का जन्मदिन भूल गया। आकांक्षा ने सुबह ही फोन करके माँ को बधाई तो दे दी थी, लेकिन कह रही थी आज कुछ जरूरी काम है, आ नहीं पाएगी। अभी सुहासिनी ये सब सोच ही रही थी कि मिसेस शर्मा ने आकर कहा, क्या हुआ सुहासिनी, आज इतनी देर तक यहाँ घर नहीं जाना? उनकी आवाज सुनकर सुहासिनी अतीत के पन्नों से बाहर आई। उसने घड़ी देखी तो 7 बज गए थे। यहाँ अच्छा लग रहा था इसलिए बैठी थी, बस अब जा ही रही हूँ, उसने जवाब दिया और उठकर घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो उसने देखा आज वो घर की लाइटें जलाना भूल गई थी। घर पहुंचकर जैसे ही उसने लाइट जलाई, सारा कमरा खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठा और अंदर से आकांक्षा और विश्वास का पूरा परिवार तुम जियो हजारों साल गाते हुए बाहर आ गए। सबको देखकर सुहासिनी अचंभित थी। उसे कुछ समय लगा ये समझने में कि उसके बच्चों ने मिलकर उसे ये यादगार सरप्राइज दिया है। उसने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, ये मेरे जीवन का सबसे प्यारा जन्मदिन है। तुम लोगों ने मिलकर इसे बहुत खास बना दिया। लेकिन ये तो बताओ, तुम सब अंदर आए कैसे? इस पर आकांक्षा ने कहा, माँ तुम भूल गई, घर की एक चाबी तुमने मुझे दे रखी है। और हाँ, तुम्हें यूं चौंका देने का ये प्रोग्राम विश्वास ने 1 महीने पहले ही बना लिया था। सुहासिनी ने गदगद होकर विश्वास को गले लगा लिया। इतने में ही सुहासिनी के एनजीओ की सभी महिलाएं और बेटियां एक बड़ा सा केक लेकर आ गई। तुम्हारा जन्मदिन इनके बिना अधूरा है माँ, हमसे भी ज्यादा ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए इन्हें भी बुला लिया। आकांक्षा ने कहा तो सुहासिनी ने उसकी समझदारी से खुश होकर उसका माथा चूम लिया। सुहासिनी ने रंजन की फोटो की तरफ देखा और मन ही मन कहा, जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मुझे लगा था जैसे मेरे जीने का अब कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मेरे इन दोनों परिवारों ने मिलकर मेरे जीवन को एक नई दिशा दी और जिंदगी जीने का नया उद्देश्य भी। सच ही कहते हैं, भगवान ने आपको किसी मकसद से जिंदा रखा है और मेरे जीवन का मकसद यही सब लोग हैं, कुछ मेरे अपने और कुछ मेरे अपनों से भी ज्यादा अपने। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।